हर चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं। घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादों की भरमार रहती है। 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भी 2 मई को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कर्नाटक का काया पलट कर देने के दावे किए गए। लेकिन इस घोषणा पत्र में एक बात ऐसी थी जिसने पूरे देश में सियासी बवाल मचा दिया। आखिर कौन सी वो बात थी, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश व्यक्ति विशेष। बैन की बात जो निकली, सियासी हवा फिर बदली। कांग्रेस पार्टी को दूसरी राम से भी तकलीफ होती थी और जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे? ये अपमान नहीं सहेंगे हम। चुनावी रण में गूंज उठा जय जय बजरंग बली। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। विकास, भ्रष्टाचार, महंगाई, रोजगार। वोट मांगा जाना चाहिए विकास के ऊपर कि कितना स्कॉलरशिप दी जा रही है, कितनी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बना रहे हैं, कितने रोजगार दिए जा रहे हैं, महंगाई पर क्या असर है, कितने उद्योग लगाए जा रहे हैं। सवाल और सरोकार सब हो गए बेकार। सियासत की नई दुहाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र क्या जारी किया, बवाल मच गया। घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन का जिक्र कांग्रेस के गले की हड्डी बन गया। बीजेपी और हिंदू संगठन हमलावर हैं, तो कांग्रेस इस सियासी रंग देने का आरोप लगा रही है। कर्नाटक का सियासी घमासान। हमारा गृह मंत्री जी ने पीएफआई को बैन किया है। कांग्रेस बोल रहा है मैं बजरंग दल को बैन करूंगा। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे? ये अपमान नहीं सहेंगे हम। गूंज रहा जय हनुमान, जय हनुमान। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। बैन की बात ने जब पकड़ा जोर, कांग्रेस पार्टी को दूसरी राम से भी तकलीफ होती थी और जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। थम गया महंगाई, रोजगार का शोर। वोट मांगा जाना चाहिए विकास के ऊपर कि कितना स्कॉलरशिप दी जा रही है, कितनी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बना रहे हैं, कितने रोजगार दिए जा रहे हैं, महंगाई पर क्या असर है, कितने उद्योग लगाए जा रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार करने वाले को इस बात का जरा भी भान रहता कि एक छोटी सी लाइन पर इतना बड़ा घमासान होगा, तो वो ऐसा जोखिम लेने की सोचते तक नहीं। लेकिन बजरंग दल पर बैन वाली लाइन ने ऐसा जोर पकड़ा कि बैकफुट पर आई कांग्रेस। अब पूरे राज्य में बजरंग बली के मंदिर बनाने का वादा करने लगी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस का वादा है कि इसके लिए एक विशेष बोर्ड का गठन किया जाएगा जो हनुमान मंदिर के निर्माण और इसकी देखरेख सुनिश्चित करेगा। साथ ही ऐसे विशेष कार्यक्रम भी तैयार किए जाएंगे जिनके जरिए भगवान हनुमान के सिद्धांतों को युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। यानी भ्रष्टाचार, महंगाई, रोजगार के मुद्दे को लेकर बीजेपी को पटखनी देने का दावा करने वाली कांग्रेस को अब बजरंग बली का ही सहारा रह गया है। दरअसल कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 2 मई को अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कांग्रेस ने कर्नाटक का कायापलट करने वाली कई योजनाओं की शुरुआत का वादा किया। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन घोषणा पत्र में बजरंग दल की पीएफआई से तुलना
और उस पर बैन लगाने के जिक्र ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। सियासत तो मौके की तलाश करती है। बीजेपी को मौका मिला और पड़ने लगे चौके पर चौके। बिजली, पानी, सड़क, महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार, सारे मुद्दे हो गए बेकार। हर जगह होने लगी बजरंगबली की जयकार। सियासत के चतुर खिलाड़ी कहे जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की जमकर खबर ली। 2 मई को ही होसपेट इलाके की एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने पहले भगवान श्री राम को ताले में बंद किया था और अब बजरंगबली के भक्तों को परेशान करने में जुटी है। कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंगबली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ही क्यों, कर्नाटक के रण में प्रचार के लिए उतरे बीजेपी के दिग्गजों ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर जमकर घेरा। असम के सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि गृह मंत्री ने पीएफआई को बैन किया तो कांग्रेस बोल रही है कि वो बजरंग दल को बैन करेंगे, मुस्लिम आरक्षण को फिर से शुरू करेंगे। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वह पूरा मुसलमान घोषणा पत्र है। उन्होंने कहा कि जिन्ना भी जिंदा होते तो ऐसा घोषणा पत्र जारी नहीं करते। हमारा गृह मंत्री जी ने पीएफआई को बैन किया है। कांग्रेस बोल रहा है मैं बजरंग दल को बैन करूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि मैं मुस्लिम रिजर्वेशन दोबारा चालू करूंगा। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है। लेकिन आज आप जिन्ना से भी नीचे चला गया। इस मुद्दे पर दिल्ली में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जय श्री राम का नारा लगाना यह हिंदुस्तान को अपमानित करता है सोचने वाली कांग्रेस पार्टी अब जो लोग कर्नाटक में जय बजरंगबली बोलेंगे उन्हें जेल के सलाखों में डालेगी, उन्हें गिरफ्तार करेगी। यह कांग्रेस पार्टी के अमंगल विचारों को दर्शाती है। जो हमसे टकराएगा जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। इधर इस मुद्दे को लेकर वीएचपी ने भी मोर्चा खोल दिया। देश की राजधानी दिल्ली में वीएचपी ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वीएचपी ने बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करने पर निशाना साधा। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि बजरंग दल पर हम जब सरकार में आएंगे तो बैन लगाएंगे। और जैसे पीएफआई है देश का वो आतंकी संगठन, दंगाई संगठन जिसने देश में बड़े पैमाने पर दंगे करवाए हैं, जिसके प्रमाण मिले हैं, ऐसी संस्था जो बैन कर दी गई है उसकी तुलना कांग्रेस ने बजरंग दल से की है। बजरंग दल के लिए जो उन्होंने कहा है, एक बार कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, ये कांग्रेस ने साबित कर दिया है। कर्नाटक में तो कई जगहों पर हनुमान चालीसा के पाठ शुरू हो गए। प्रदेश के हुबली धारवाड़ में कई संगठनों की ओर से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कोप्पल में विद्यानगर, लाइन बाजार और भागीनगर में भी हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। बेलगावी के संयुक्त महाराष्ट्र चौक स्थित हनुमान मंदिर में भी आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं समेत बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ने कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जला डाला। बवाल बढ़ा तो कांग्रेस भी मैदान में उतर आई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को जलाने के लिए ईश्वरप्पा की निंदा की। उन्होंने कहा, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं, घोषणा पत्र को जलाना उचित नहीं है। बजरंग दल पर बैन की बात करने वाले कांग्रेस नेता खुद को बजरंगबली का सबसे बड़ा भक्त बताने लगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जेब से निकालकर हनुमान चालीसा तक दिखा डाली। उन्होंने पीएम पर लोगों की आस्था का अपमान का आरोप भी लगाया। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे, ये अपमान नहीं सहेंगे हम। कैसे अपमान कर सकते हैं वो बजरंग बली का? अरे हमारी भी श्रद्धा है, हमारी भी आस्था है, हम अपने दिल के पास रखते हैं अपनी आस्था को। लेकिन
कोई सीमा होती है अपमान करने की हमारी आस्था। आप कैसे अपमान कर सकते हैं मेरी आस्था का? देखिए, जब प्रधानमंत्री स्वयं हमारे इष्ट देव प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का अपमान कर देते हैं, ये उनको एक इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनाइजेशन के बराबर उसको इक्वेट कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी, हनुमान जी राजधर्म को दर्शाते हैं, हनुमान जी सैक्रिफाइस को दर्शाते हैं, हनुमान जी अपनी ड्यूटी अपने पर्सनल गेन के ऊपर रखने को दर्शाते हैं, हनुमान जी हमारे लिए पवित्रता को दर्शाते हैं। आपने हनुमान जी का अपमान किया प्रधानमंत्री। फिलहाल बजरंग दल पर बैन की बात ने न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे देश की सियासी हवा बदल डाली है। बीजेपी जहां इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, वहीं कांग्रेस बजरंगबली और बजरंग दल को एक बताने वाली बीजेपी पर पलटवार जरूर कर रही है, लेकिन इस बात को भी समझ रही है कि बजरंग दल पर बैन का मुद्दा कर्नाटक सहित दूसरे राज्यों में होने वाले चुनावों में भी खास असर डाल सकता है। कर्नाटक में चुनावी मुद्दा बन चुका बजरंग दल इससे पहले भी कई बार सुर्खी में रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन के गर्भ से जन्मे इस संगठन का विवादों से पुराना नाता रहा है। वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ कोई नई बात नहीं है। सनातन धर्मावलंबियों की पूजा पद्धति में हनुमान चालीसा और रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ तो सबसे लोकप्रिय है। विशेषकर हर मंगलवार और शनिवार को मंदिर और कई सार्वजनिक स्थानों पर हनुमान चालीसा के स्वर गूंजते सुनाई देंगे। लेकिन ये गूंज थोड़ी अलग है। कर्नाटक के चुनावी रण में कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात क्या की कि पूरे देश में हनुमान चालीसा का पाठ गूंजने लगा है। बीजेपी ने इसे कर्नाटक में चुनावी मुद्दा बना दिया है, तो वीएचपी और बजरंग दल ने प्रतिबंध की बात के खिलाफ जन आंदोलन का रूप दे दिया है। कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू भावनाओं को कुचलने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे को लेकर देश भर में बयानबाजी का एक दौर चल पड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात क्यों की? आखिर कांग्रेस बजरंग दल की तुलना पीएफआई जैसे संगठनों से क्यों कर रही है? ये समझने के लिए जानना पड़ेगा कि आखिर बजरंग दल है क्या। बजरंग दल का नाम आए और विवाद ना हो, ये कैसे हो सकता है? दरअसल सेवा, सुरक्षा और संस्कार के सिद्धांतों पर चलने का दावा करने वाले इस संगठन का निर्माण ही देश के सबसे बड़े आंदोलन के गर्भ से हुआ है। याद कीजिए 1984 का वो समय जब राम जन्मभूमि आंदोलन जोर पकड़ रहा था। विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में राम जानकी यात्रा निकालने की तैयारी कर रहा था। इसका कई संगठन विरोध कर रहे थे। वीएचपी ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से सुरक्षा मांगी, लेकिन उन्होंने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। बावजूद इसके वीएचपी ने रथ यात्रा निकाली और संगठन से जुड़े युवाओं को इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी, और यहीं से मिला बजरंग दल का आइडिया। न सिर्फ आइडिया मिला, बल्कि 8 अक्टूबर 1984 को इसे एक संगठन का रूप भी दिया गया। तब राम जन्मभूमि आंदोलन में बड़ा चेहरा बन चुके विनय कटियार को बजरंग दल का पहला संयोजक बनाया गया। इसे विश्व हिंदू परिषद की युवा वाहिनी बताया गया। इसके बाद से बजरंग दल ने राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1986 के बाद दूसरे राज्यों में भी इसका विस्तार करने का फैसला लिया गया। बजरंग दल का मुख्य उद्देश्य अयोध्या में राम मंदिर बनवाना था। बजरंग दल के साथ पहला विवाद 1992 में जुड़ा, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा दिया।
हालांकि 1 साल बाद ही यह प्रतिबंध हटा दिया गया। 1998 में गुजरात में ईसाइयों पर हुए हमले में भी बजरंग दल का हाथ सामने आया। बजरंग दल का हाथ होने का दावा किया गया। इतना ही नहीं, गुजरात में 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों में भी शामिल होने का आरोप बजरंग दल पर लगा। अप्रैल 2003 में राजस्थान के अजमेर में वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को त्रिशूल बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सितंबर 2008 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी ने कर्नाटक और ओडिशा में सांप्रदायिक हिंसा के लिए बजरंग दल को आरोपी ठहराया और 5 अक्टूबर 2008 को सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। इसके अलावा इसी साल फरवरी में हरियाणा में भिवानी के लोहारू गांव में 2 मुस्लिम को गौ तस्करी के संदेह में जिंदा जला दिया गया। हत्या का आरोप 28 साल के बजरंग दल के सदस्य मोनू मानेसर पर लगा। इस घटना में मारे गए मृतक जुनैद और नासिर राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। इसके अलावा भी देश में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे बजरंग दल का नाम जोड़ा गया। बजरंग दल पर विवादों के आरोप लगने के साथ ही इसे कई बार पूरी तरह प्रतिबंधित करने की मांग भी उठी। 18 मार्च 2002 एनडीए की सहयोगी तृणमूल कांग्रेस और जेडीयू ने लोकसभा में वीएचपी और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। 11 अक्टूबर 2008 राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक से 2 दिन पहले इसके सदस्य और पूर्व पीएम वीपी सिंह ने बीएचपी और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। 13 अक्टूबर 2008 राष्ट्रीय एकता परिषद में विचार विमर्श के बाद तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने कहा, इस मामले पर कार्रवाई का भरोसा दिया। 23 अक्टूबर 2008 मालेगांव और मोटसा विस्फोट में शामिल होने की खबरों के बाद बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच पर प्रतिबंध लगाने की जोरदार मांग की गई। इसको लेकर राज्यसभा में हंगामा भी हुआ। 29 जनवरी 2013 एलजेपी नेता और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने वीएचपी और बजरंग दल पर प्रतिबंध की मांग की। धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार, गौरक्षा, छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ काम करने का दावा करने वाला बजरंग दल अब बहुत विशाल संगठन का रूप ले चुका है। इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज देश भर में बजरंग दल की 52,000 इकाइयां हैं, जबकि पूरे देश में बजरंग दल के सदस्यों की संख्या 40 लाख के पार पहुंच चुकी है। बजरंग दल के संगठन की संरचना की बात करें तो राष्ट्रीय संयोजक के हाथ में संगठन की कमान रहती है। इसके अलावा हर राज्य में भी एक संयोजक होता है। बड़े राज्यों में 3 से 5 सह संयोजक भी होते हैं। संगठन के अंदर जिम्मेदारियों को 6 या 7 प्रमुख लोगों में बांटा जाता है। इनमें 40 प्रमुख, अखाड़ा प्रमुख जैसे पद होते हैं। कैडरों को संगठित और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए लगातार कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत मंदिरों में एक साप्ताहिक संस्कार दिवस मनाया जाता है। इसमें सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ होता है। वहीं बाल उपासना केंद्रों पर फिजिकल एक्सरसाइज और सेल्फ डिफेंस के लिए नियमित ड्रिल्स की जाती है। अखाड़ा प्रमुख फिजिकल ट्रेनिंग का प्रभारी होता है। फिलहाल नीरज दौनेरिया बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक हैं। सेवा, सुरक्षा, संस्कार के सिद्धांतों पर काम करने के दावों वाले ये संगठन एक बार फिर सुर्खियों में है। कर्नाटक के रण में बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात का विवाद देश की राजनीति को प्रभावित करे या ना करे, हिंदूवादियों के हथियार को नई धार जरूर मिल गई है। बजरंग दल पर बैन की बात कर्नाटक में उठी, लेकिन उसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। ऐसे में सियासी जानकारों का मानना है कि 6 महीने बाद होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के कैंपेन में भी बजरंग दल की धमक देखने को मिल सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कर्नाटक में ऐलान, राजस्थान में घमासान।
ये तो सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर तो बाकी है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें बता रही हैं कि 6 महीने बाद होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट हो चुका है। सिर्फ तस्वीरें ही क्यों, हजारों किलोमीटर दूर कर्नाटक में हुए ऐलान के बाद राजस्थान में जिस तरह से बयानों के बाण चल रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि राजस्थान के चुनाव में भी बजरंग दल बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। इस मुद्दे पर बवाल के बाद कर्नाटक में भले ही कांग्रेस बैकफुट पर चली आई, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस नेताओं के तेवर तीखे हैं। तभी तो प्रदेश के आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा, बजरंग दल के लोग आपराधिक कृत्यों में शामिल हैं और जय श्री राम बोलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हम बिल्कुल अगर यहाँ भी अगर ये अपराध करेंगे और गलत काम करेंगे तो यहाँ भी हम लोग विरोध करेंगे। पार्टी बैठ कर डिसीजन करेगी, क्योंकि मैं भी एक पार्टी का एक सिपाही हूँ। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो पार्टी के सिपाही के नाते बोल रहा हूँ। हमारा प्रदेश संगठन, मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय नेतृत्व वो सारे बैठ करके इस पर चिंतन करेंगे। और अगर हमें महसूस होगा कि ये जगह जगह अपराध कारित कर रहे हैं और बजरंग दल के नाम पर, जैसे कई बार देखते हो आप, जय श्री राम के नारे लगा के और बड़े से बड़ा ये अपराध कारित कर देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी इनको छूट नहीं देगी। गोविंद राम मेघवाल के बयान भर की देरी थी, राजस्थान में भी बीजेपी को मौका मिल गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम के ट्वीट के जरिए इस पर सवाल पूछ लिया। उन्होंने लिखा, गहलोत जी, आपके एक मंत्री बजरंग दल के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे हैं। आपसे सीधा सवाल है कि क्या राजस्थान सरकार बजरंग दल को प्रतिबंधित करने जा रही है? आपसे इसी तरह के सीधे जवाब की उम्मीद है। इधर सीएम गहलोत ने भी धर्म और राजनीति को न जोड़ने का संदेश देते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। बजरंग दल का नाम ले ले, बजरंग बली की नाम लो, बजरंग बली तो सबके लिए है। इन्होंने जानबूझ के ये बजरंग बली के नाम का, राम के नाम का ये राजनीति करते हैं। हम सबके हिंदुस्तान के लोगों के लिए आस्था के केंद्र है। फिर तो दोनों तरफ से बयानों की बाढ़ सी आ गई। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने इस मुद्दे पर एक दूसरे की खबर लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। न तो उनकी सरकार आएगी, न तो नोमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। एक दूसरी बात यह है कि बजरंग दल को या किसी भी दल को बैन करने का किसी में हिम्मत नहीं है। कांग्रेस तो धर्म के नाम पर टकराव करने वालों पर प्रतिबंध लगाती है। मैं अभी हनुमान चालीसा पढ़ के आया हूँ। मैं ही तो कांग्रेस हूँ, मेरे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस है। तो बजरंग बली पर तो कांग्रेस और बीजेपी, सपा बसपा कोई नेता प्रतिबंध नहीं लगा सकता। कांग्रेस तो ये चाहती है कि यहाँ से भारत से सनातन धर्म और ये देवी देवताओं की पूजा बंद हो, और ऐसा ही वो चाहती है और ऐसा ही वो करना चाहने के माध्यम से ही उसने इस घोषणा पत्र में डाला है। मुझे लगता है तुष्टीकरण की चरम सीमा है और यही बजरंगी राजस्थान में तुष्टीकरण रूपी लंका को ढाने का काम करेंगे। बयानों का ये दौर तो अभी ट्रेलर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा, ये मुद्दा और गर्म होने वाला है, क्योंकि इस विवाद का केंद्र बने बजरंग दल की प्रदेश में अच्छी खासी उपस्थिति है। अन्य राज्यों की तरह राजस्थान के भी हर जिले में बजरंग दल की इकाई है। दावा किया जाता है कि राजस्थान में बजरंग दल के 5 लाख सदस्य हैं। हालांकि इसका कोई अधिकृत दस्तावेज नहीं है। बजरंग दल से जुड़े नेताओं का दावा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है, बल्कि गौरक्षा, कन्या रक्षा, रक्तदान शिविर, सामाजिक समरसता सहित समाज सेवा से जुड़े कार्यों में अहम भूमिका निभाते हैं। बजरंग दल का आरोप है कि कांग्रेस उसे बदनाम कर रही है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। बेसिकली बजरंग दल राजस्थान सहित पूरे भारत देश में जब जब आवश्यकता पड़ती है तो गौरक्षा, कन्या रक्षा, रक्तदान शिविर लगाना, गरीब युवाओं में करियर काउंसलिंग, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, शमशान घाट और मंदिरों की सफाई, और उसके साथ साथ हमारे हिंदू समाज में जो जात पात का भेद है उसको मिटाकर एक स्थान पर उनको बैठाकर सामाजिक समरसता पैदा करते हुए हनुमान चालीसा के पाठ के माध्यम से धार्मिक उनके अंदर समरसता पैदा करने का कार्य बजरंग दल करता है। वहीं राजस्थान की सियासत पर पारखी नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि राज्य में बजरंग दल का प्रभाव तो है,
लेकिन कर्नाटक और राजस्थान की परिस्थितियां अलग अलग हैं। वो एक वैचारिक प्रवाह है, उनके संगठन सब जगह हैं और राजस्थान में भी है, तो उनकी उपस्थिति राजस्थान में भी है, उनका अपना प्रभाव है। लेकिन जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो दोनों राज्यों की भिन्न है, कर्नाटक की और राजस्थान की। 10 मई को कर्नाटक में वोटिंग है। 3 दिनों बाद यानी कि 13 मई को नतीजे भी आ जाएंगे जो तय करेंगे कि बजरंग दल पर सियासी दंगल कितना लंबा चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। धर्म और सियासत इस देश के लिए आत्मा और शरीर की तरह है।